खत्म करने के लिए कृत संकल्प है। इतनी गंभीरता हमने इस विषय की रखी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में केंद्र की एनडीए की सरकार किसानों के कल्याण एवं आय को दुगना करने के लिए कटिबद्ध है। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पिछली सरकार से करीब 3 गुना अधिक राशि किसानों के खातों में पहुंचाई गई है। हमारे सीनियर सिटीजन्स जो 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को आईटी रिटर्न से राहत देने और पेंशन से आय की इनकम टैक्स की छूट दी जा रही है। सभी के लिए घर हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती के प्रावधान को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। अगर 1938 में चले आ रहे इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव एक सकारात्मक कदम है जो बहुत दिनों से चर्चा में था लेकिन किया नहीं गया था, उसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज उसमें परिवर्तन किया है। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश बैंकिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश माने जाने के बाद अब राज्यों को केंद्रीय करों का 30% से बढ़कर 41% उनको हिस्सा मिल सकेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसका प्रावधान किया गया है जो कि पिछले बजट से 30% अधिक है, 30% अधिक है। इसके अतिरिक्त राज्यों और स्वतंत्र बॉन्डेज यानी बॉन्ड्स भरने का भी उनको 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हमारे स्वच्छ जल के लिए देश भर में अगले 5 वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों को हाई एजुकेशन काउंसिल का गठन करके उनकी विकास की बात सोची जा रही है। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव भी स्कूल की शिक्षा को मजबूत करने के लिए रखा है। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। आदिवासी इलाकों में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का भी प्रावधान है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो उज्ज्वला योजना ने जो भारत में तस्वीर बदली है, 8 करोड़ बहनों को कनेक्शन मिला है, उसमें 1 करोड़ महिलाओं को और ये गैस का कनेक्शन पहुंचाने का योजना इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। टी गार्डन में काम करने वाले हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो उनके विकास में लगाया जाएगा। हमारे जो प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं लाई गई। देश भर में एक देश में एक राशन कार्ड योजना लागू होगी। यह हमारे मजदूरों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। वो गांव छोड़ करके दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाता है, उसे वहां राशन उपलब्ध हो सकेगा, सस्ता राशन, इसकी व्यवस्था की जा रही है। एमएसएमईज के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट कोरोना संक्रमण के समय छोटे, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने की योजना रखी गई है। छोटे कंपनियों की परिभाषा बदलकर इसके लिए पंजीकृत आधार में 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को 34% बढ़ाया गया है। यह इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो आवंटन किया जाता है उसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन मंत्रालय के 1,18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की अधिक लागत से स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। यह बताता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से प्रेरित होकर बजट ये हमारा 2021-22 का आया है। यह गरीबी
किसानों, हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए और राज्य के कोषीय घाटे को काफी हद तक सीमा में रखने वाला, देश के आर्थिक गति को तेज करने वाला बजट है। मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और निर्मला जी, हमारी वित्त मंत्री, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं ये महसूस करता हूं कि यह बजट देश को जो संक्रमण काल से निकल रहा है उसको एक नया इम्पेटस देगा, एक नई ताकत देगा, एक नए ऊर्जा के साथ आर्थिक जगत को आगे बढ़ाएगा और संपूर्ण विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये अपना योगदान करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बात को आपको बधाई भी देता हूं और यह आगे परिवर्तन लाएगा ऐसा मैं कहता हूं। धन्यवाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बजट को सभी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट बताया। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, हमारे साथ प्रोफेसर अनिल कुमार हैं, अर्थशास्त्री मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कोरोना काल से हम निकले इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रोजगार पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, स्वास्थ्य पर है। क्या शिक्षा पर भी उतना ही तवज्जो इसमें भी दिया गया? और खासकर इनोवेशन की अगर हम बात करें, शोध की बात करें तो वित्त मंत्री जी ने आज बजट भाषण में 6 आयाम की बात की। उन 6 आयाम में 2 आयाम जो कि शिक्षा से संबंधित है, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उन्होंने ह्यूमन कैपिटल करके बताया। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा पिछले साल अगस्त में हो चुकी है और उसका अब इम्प्लीमेंटेशन करने की बारी है। उसका इम्प्लीमेंटेशन स्कूल स्टेज से ही होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि देश के जो स्कूल्स हैं उनको मेंटोरिंग किया जाए और उनको हैंड होल्डिंग किया जाए। इसके लिए इस बजट में प्रावधान है 15,000 ऐसे स्कूल आइडेंटिफाई होंगे जो कि उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा और उसके बाद वो हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग करके बाकी स्कूलों में नई शिक्षा नीति ठीक ढंग से लागू हो सके, इस दिशा में काम करेंगे। बिल्कुल। दूसरा, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग से आते हैं, वहां पर एकलव्य स्कूल काफी अच्छे कामयाब हुए हैं। एकलव्य स्कूल को भी 750 ऐसे मॉडल स्कूल बनाने की बात इस बजट में कही गई है। जहां तक हायर एजुकेशन की बात है, लेह एक ऐसा स्थान है जो कि हायर एजुकेशन से काफी पिछड़ा हुआ है। इस बजट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह लद्दाख में बनाने की बात हुई है, जो कि मैं समझता हूं बहुत सराहनीय कदम है। बिल्कुल। और एक हायर एजुकेशन कमीशन, आज हमारे देश में 3-4 तरह के रेगुलेटर्स हैं, तो उसके अंदर रेगुलेटर्स में कोई अलग अलग बात ना करें और उनका रोल डिफाइंड हो। क्या ये जो कमीशन, ये यूजीसी को खत्म करके और वो उसी से जुड़ा है क्या? अगर नहीं, आज वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि जो दूसरे संस्था है वो रहेंगे, उनको ऑटोनॉमी भी रहेगी, लेकिन एक हायर एजुकेशन कमीशन, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगा और जो बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उनका रोल डिफाइंड होगा। कोई फंडिंग में होगा, कोई स्टैंडर्ड सेटिंग में होगा, इस तरह से उनका रोल डिफाइंड होगा। ठीक है। एक बात और, अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल जी, एक बात बताएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर भी 50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इस पे प्रधानमंत्री ने खुद इस पे अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। ये बात अक्सर कही जा रही है और खासकर कोरोना काल में एक बार फिर से ये बात निकल कर आई है, और जिसमें निजी क्षेत्र, प्राइवेट जो सेक्टर हैं, उसकी भी भागीदारी की बात बार बार कही जाती है। किस तरह से इस कदम को आप देख रहे हैं? निजी क्षेत्र और सरकार मिलकर कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, खासकर इस कदम के बाद? मैं 1 मिनट पहले स्कूल शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे कदम उठाए, ये बड़े सराहनीय हैं, मगर सबसे ज्यादा कोविड काल में अगर कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ है वो तो स्कूल है और स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूलों में एजुकेशन ले रहे हैं। फॉर्चुनेटली दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं वो वहां पर आईटी क्लासेस शुरू हो चुकी थी, आईटी की शिक्षा चल रही थी, तो उनको ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, ऐसा मेरा मानना है। मगर पूरे देश की अगर हालत देखी जाए तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी स्कूलों में बहुत कमजोर है और उस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब आगे आगे ये एक हाइब्रिड मॉडल बन जाएगा कि कुछ आप फिजिकल क्लासेस लीजिए और आप कुछ आईटी के जरिए घर बैठे अपनी
अपने घर के अंदर आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो मैं समझता हूं कि अगर भारत सरकार आईटी एजुकेशन की तरफ देखे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखे, तो ये एक अच्छा कदम होगा। नाउ कमिंग टू R&D, R&D इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, और उसके लिए भारत सरकार हमेशा से कुछ इनकम टैक्स के छूट देती रही है कि R&D करने के लिए इंडस्ट्री को कुछ छूट मिलती रही है। अभी अगर अब कोविड काल के लिए देखा जाए तो भारत में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया तो बड़ी अच्छी से हुई, मगर उसको डेवलप करने के लिए R&D जो है वो उतनी अभी सक्षम नहीं है। तो उस तरफ अगर हम लोग कुछ और ध्यान दें, उसको कुछ और प्रोत्साहन दें, तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में ही कुछ चीजें ऐसी बननी चाहिए जो कि नई, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए है, चाहे वो एनर्जी के लिए है, चाहे वो शिक्षा के लिए है, कोई नई चीजें निकल के आए जिसके कि पूरे विश्व भर में उसका इस्तेमाल हो सके। जी प्रोफेसर नलिन, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं इसमें कहूंगा कि इनोवेशन और R&D एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में वित्त मंत्री जी ने आज घोषणा की, और उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 रुपए करोड़ का प्रावधान किया है। ये 50,000 करोड़ रुपए ओवरऑल जो रिसर्च है उसको स्ट्रेंथन करेगा, और साथ में वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो नेशनल हमारी जो राष्ट्रीय प्राथमिकता है उसके मद्देनजर को रखते हुए अगर रिसर्च होगी तो वो ज्यादा यूजफुल होगी हमारे लिए, तो ज्यादा फोकस उस तरह की रिसर्च पर ही होगा। ठीक है रजत जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा, इनसे जुड़े तमाम सवाल थे, आपको लगता है किस हद तक जो तमाम आशंकाएं थी उसको आश्वस्त करती है ये बजट, खासकर कोरोना काल के बाद और जो अगले वित्तीय वर्ष तक जो लक्ष्य रखे गए हैं 6 और 7% के आसपास? तो कोरोना में जो सबसे बड़ी बात उभर के आई थी हिंदुस्तान के एक चुनौती के मामले से, वो थी अनएम्प्लॉयमेंट। और मुझे लगता है जॉब्स जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो सबसे अहम मुद्दा है हिंदुस्तान के आगे। तो सेक्टर्स जो हैं, जिस सेक्टर में जॉब क्रिएट हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, रोड सेक्टर है, डिजिटल सेक्टर है, इन सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। और जो टेक्सटाइल सेक्टर में सरकार ने 7 पार्क बनाने की घोषणा की है, ये भी सराहनीय है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर भी एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, जिस तरह से सरकार आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही है, आत्मनिर्भर भारत को जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसमें मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म का माहौल भी क्रिएट हो रहा है। एक तरफ आप ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, आप आत्मनिर्भर होंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे। जी बिल्कुल रजत जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। अब हम सीधे चलेंगे अपने सहयोगी अजय मिश्र के पास, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उनके साथ साक्षात्कार के लिए मौजूद हैं। और देश के इतिहास का पहला डिजिटल बजट है। इस बजट ने कई इतिहास रचे, और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट जो है, इस बजट के दिल में गांव है, इस बजट के दिल में किसान है। क्या कुछ है बजट की बड़ी बातें, उन्हीं बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आप सभी का स्वागत है स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। मेरे साथ हैं देश की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने साथ अपने सहयोगी आर सुकुमार, जो कि एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस प्रोग्राम को अंग्रेजी में आगे बढ़ाने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि सभी लोग कोरोना महामारी के बाद आशंका में थे कि ये बजट क्या कुछ लेकर के आएगा, लेकिन जब आप आत्मनिर्भर भारत के 3 पैकेज के बाद इस बजट पर काम कर रही थी, बजट की आत्मा क्या कुछ आपके हिसाब से है, क्या कुछ करने का प्रयास किया है आपने इस बजट में? इस बजट के दौरान हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दे रहे हैं, मगर पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ावा अच्छे क्वालिटी खर्च करने के लिए कर रहे हैं, और अच्छे क्वालिटी खर्च के द्वारा एसेट क्रिएशन के लिए कर रहे हैं। अच्छे रोड बना दो, अच्छा पोर्ट बना दो, या अच्छा सुविधा जनता के लिए बना दो, जिसके द्वारा रोजगार भी बढ़ेगी। और कोर इंडस्ट्री जो बोलते हैं, सीमेंट, स्टील, ऐसे केबल वाला, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग,
या पावर जनरेशन यूनिट्स या हेवी ड्यूटी मशीनरी, ये सब का डिमांड बढ़ेगी। इन सब का डिमांड जब बढ़ेगी उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जनता के हाथ में पैसा तुरंत आएगा। हमें पूछा जाता है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च करने में 5 साल लगेगा, 5 साल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लगेगा, मगर जॉब तो तुरंत मिलेगा। कि उसके कारण इकोनॉमी में तुरंत तेजीपन आएगा। यही है मेन मुद्दा, और ये स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ